नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दृष्टि IAS के द्वारा चलाए जा रहे 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंतिम भाग को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो के पहले और भी 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट के बाकी के प्रश्नों को पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। बिहार के निम्नलिखित में से किस या किन जिले या जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए, सी तथा डी के अनुसार विकल्प ई उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा, क्योंकि इन जिलों के माध्यम से बिहार से लगभग 57% स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दिए गए विकल्पों में विकल्प सी छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। टीन के अयस्क को कैसीटेराइट के नाम से जाना जाता है। कैसीटेराइट कहा जाता है। टीन के अयस्क को कैसीटेराइट कहा जाता है। यह एकमात्र राज्य है जहां पर टीन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है? दिए गए विकल्प में उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके साथ साथ बांग्लादेश तथा मालदीव ये 2 देश और भी ऐसे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बरानी कृषि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए वर्षा आधारित कृषि को बरानी कृषि के रूप में जाना जाता है। वर्षा आधारित कृषि को उत्तरी पंजाब में बरानी कृषि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। दिए गए विकल्प में विकल्प सी जो है सही होगा, मिर्जापुर से गुजरती है। हम इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि हम जैसा कि हम जानते हैं भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है तथा यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। और भारतीय समय रेखा जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प बी दामोदर और विकल्प सी ताप्ती के साथ साथ एक और भी नदी है जिसका नाम है नर्मदा। ये 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी NH-31 बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 415 किलोमीटर के करीब है। और अगर बात करें सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का, तो उसका नाम है NH-727A है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दिए गए विकल्पों में महाराष्ट्र सही आंसर होगा। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और जैसा कि हम जानते हैं आज से लगभग 50,000 साल पहले जब एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था तब इसका निर्माण हुआ था। वर्तमान में इसके पानी का रंग गुलाबी हो गया है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक आश्चर्य की बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी अर्थात हिमालय भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। यह एक वलित पर्वत का उदाहरण भी है। एवरेस्ट पर्वत जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह नेपाल में हिमालय श्रेणी में स्थित है।
तथा इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अभी कुछ दिन पहले चीन और नेपाल के सर्वेक्षण के द्वारा पाया गया था कि इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो चुकी है। तो इन दोनों में से जो भी हो ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, दोनों सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दिया गया है विकल्प भागलपुर, किशनगंज, नालंदा, रोहतास। तो दिए गए में भागलपुर, नालंदा, रोहतास ये 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा कौन कौन साझा करते हैं? तो किशनगंज एक सीमा साझा करता है, पूर्णिया है, और दूसरा एक और जिला है जिसका नाम है कटिहार। ये तीन जिले ऐसे हैं बिहार में, पूर्वी 3 जिले ये ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही होगा, पश्चिमी चंपारण, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर कोट है और यह सोमेश्वर पर्वत श्रेणी में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई जो है लगभग 880 मीटर ऊंची है यह, और यह पर्वत श्रेणी भारत तथा नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो मधेपुरा है, और बाकी के जिलों के बारे में बात करें तो गोपालगंज ये सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ पे 1021। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अगर देखा जाए तो ये मुंगेर है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहाँ का लिंगानुपात 876 यानी 876 है। और जनसंख्या के बारे में बिहार की अगर गणना करें तो यह भारत में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तथा बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में सब 1 नंबर पे है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? दिए गए विकल्प में ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। 3 प्रकार के धान उगाए जाते हैं या चावल उगाए जाते हैं। पहला है अगहनी धान, ठीक है। दूसरा हो जाता है गर्मा धान, एक होता है गर्मा धान, और तीसरा होता है बोरो धान। तो बोरो धान। तो इस प्रकार से बिहार में 3 तरह के धान उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? इसका सही आंसर होगा 8.6। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किस किस शहरी आबादी सबसे कम है? दिए गए विकल्प ए में शिवहर इसका सही आंसर होगा। सबसे कम शहरी आबादी शिवहर की है, जबकि पटना की शहरी आबादी सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है? दिए गए विकल्प में ऑप्शन डी विवेक जोशी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 का नारा क्या था? जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे न्यून था? तो दिए गए विकल्प में विकल्प डी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका सही आंसर है। इनका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनघनत्व जो है वो 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था
ऑप्शन सी वर्ष 1992 यानी 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में इसका सम्मेलन किया गया था, आयोजन किया गया था, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? दिए गए विकल्प में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जैव विविधता का जश्न मनाना था। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 से मनाया जाता है और यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस बार इस पर्यावरण दिवस की मेज़बानी जर्मनी और कोलंबिया ने किया था। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम था। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के थीम की, तो वैश्विक स्तर पर 2021 का थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली था, जबकि भारत में इस वर्ष का थीम था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। और इसके साथ ही इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागोर्नो करबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प बी जो है सही इसका आंसर है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच यह विवादित क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और प्रत्येक 4 नवंबर को हम गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, डोबरा चांटी निलंबन पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह टिहरी झील पर निर्मित किया गया है, जिसकी लंबाई 440 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया है? दिए गए विकल्प में विकल्प सी इसका सही आंसर होगा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और इस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बीच से पेन नदी होकर गुजरती है। तो ये एक तरह से एक अलग सवाल हो सकता है कि पेन नदी किस बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरती है? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिण पश्चिमी घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी बूढ़ कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। तो दिए गए ऑप्शन में यह संरक्षण क्षेत्र जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। यह केरल में स्थित है तथा विश्व का सबसे पुराना सागौन वृक्ष इसी में है, जिसका नाम कन्नीमार है। सागौन का जो वृक्ष है उसका नाम रखा गया है कन्नीमार। और इस वृक्ष की अगर लंबाई की बात करें तो यह लगभग 40 मीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी लगभग 6.4 मीटर की चौड़ाई है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया है? आसान सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, निसर्ग, क्यार और महा नाम है, क्या चीज़ का नाम है भी? तो ये चक्रवातों के नाम है। ठीक है, ये चक्रवातों के नाम है। निसर्ग और महा ये अरब सागर में आए हुए चक्रवात हैं, जबकि क्यार जो है वो पूर्वी मध्य महासागर, माफ कीजिएगा, पूर्वी मध्य अरब सागर में ये चक्रवात आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसमें जो विकल्प दिया गया उत्तराखंड, पुदुचेरी, केरल, जम्मू और कश्मीर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने लगभग 1100 से अधिक दुर्लभ वनस्पतियों को बचाने का प्रयास किया है। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने एक
और 1100 औषधियों का एक अनोखा रिपोर्ट जारी किया है और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे 10 वर्षों की सज़ा भी हो सकती है, 10 वर्षों की सज़ा हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आक्रामक प्रजाति चारो मुसेल जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रही है? ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, ओडिशा, केरल, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? ऑप्शन दिया गया है गया, सुपौल, वैशाली, अरवल। तो गया ऐसा, बिहार का गया ऐसा जिला है जिसका ग्रीष्मकाल में जिसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान तो सबसे ज़्यादा हो जाता है। लगभग यह मार्च से मई के बीच में यहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा होता है। मई में यह 45 डिग्री तक चला जाता है, जबकि मार्च से मई के बीच में इसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 32 डिग्री के करीब होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, माली, मंगोलिया या ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। तो विकल्प दिया गया है मेडागास्कर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है तथा इसके अलावा इसे गेटवे टू एशिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का क्या नाम है? सबसे निकटतम तारे का, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे का नाम, तो ये सूर्य है। ठीक है। और अगर पूछा जाए सौरमंडल के, हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम तारे का क्या नाम है, तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तरह से एक ट्राई स्टार सिस्टम है जिसमें 3 तारे हैं। कौन कौन से तारे? अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी, ये 2 ऐसे तारे हैं जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये ट्राई स्टार सिस्टम कहे जाते हैं। और यह पूछा जाए अगर कि हमारे सौरमंडल के पास सबसे नज़दीकी निकटतम तारा कौन है, तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? यह प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? दिए गए विकल्प में थाईलैंड जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक है। 1 नंबर पर अगर हम इसे रखते हैं तो इंडोनेशिया सेकेंड स्टेज पे आता है। सेकेंड नंबर पे इंडोनेशिया आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सिंपल सा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जैविक राज्य है? ये भी आसान प्रश्न है। सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, भारत इन सभी के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, पर सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। दोस्तों भारत लगभग 7 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और उसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक है बचपन में BA। अब इसमें ब जो है बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करता है, च से चीन है, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में यानी म्यांमार, बी से भूटान,
ए से अफगानिस्तान। अब ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के साथ भी इस ट्रिक को सजाया गया है, जिसमें ब से बांग्लादेश जो है ये सबसे ज़्यादा भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वहीं ए से अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं। तो इस ट्रिक का नाम है बचपन में बीए। इस तरह से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। विकल्प ए बी सी डी में जो विकल्प डी है ये सही होगा। विकल्प डी, माफ़ कीजिएगा, विकल्प सी जो है वो सही होगा। विकल्प सी जो है सही होगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इस प्रश्न के लिए भी हम एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है कल जाकर पी। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि पहले पोलियो की जो खुराक पिलाई जाती थी उसमें हम जाकर बोल सकते हैं उसको कि कल जाकर पी। ऐसे हम याद कर सकते हैं। जहाँ पे क जो है वो काराकोरम को दर्शाता है, ल लद्दाख को दर्शाता है, जाकर यानी जास्कर हो जाता है, और पी का मतलब पीर पंजाल हो जाएगा। तो इस तरह से हम उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को सही तरीके से याद रख सकते हैं। कल जाकर पी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। ये दिया गया विकल्प है काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विकल्प डी है जलोढ़ मृदा, यह सही आंसर है। जलोढ़ मृदा लगभग भारत में 40% हिस्सों पर यह फैला हुआ है, और यह मृदा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों द्वारा लाया गया तलछट का निक्षेपण है। इस प्रकार से ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। इसमें से खरीफ फसल नहीं है तो गेहूं जो है वो खरीफ फसल नहीं है, बाकी चावल, जूट और सोयाबीन खरीफ फसल है। गेहूं जो है रबी फसल है, ठीक है, गेहूं रबी फसल है। और अगर रबी फसल है, और अगर बात करें रबी फसलों की बुआई और कटाई की बात करें तो रबी फसलों की जो बुआई होती है वो अक्टूबर महीने में इनकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के महीने में इनकी बुआई होती है। और अगर इनकी कटाई की बात करें तो इनकी कटाई अप्रैल से जून के बीच में इसकी कटाई होती है। गेहूं के साथ साथ जौ, मटर, गेहूं, चना, सरसों इत्यादि ये रबी फसल के उदाहरण है। और अगर बात करें खरीफ फसलों की तो खरीफ फसल चावल, जूट, सोयाबीन ये सभी खरीफ फसल है। और खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई के महीने में खरीफ फसल की बुआई होती है, और इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसकी कटाई होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। विकल्प ए कंप्यूटर विनिर्माण, बी चीनी मिल, सी स्मार्टफोन की असेंबलिंग, और डी घड़ी विनिर्माण, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण ऑप्शन बी सही होगा। चीनी मिल जो है वो फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करती है। आसान सा प्रश्न है। गंगा नदी है जो बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करती है। अगर हम इसे थोड़ा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो बिहार का जो ऐसे मैप है, ऐसे का सा जो थोड़ा ऐसे मैप है बिहार का, तो यहाँ से गंगा नदी आती है और ऐसे बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए निकल जाती है झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जमुई, नवादा, बांका या औरंगाबाद।
या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कर्क रेखा बिहार राज्य से गुजरती ही नहीं है। कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।